नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस मार्क 2 की तरफ से और अभी बेंगलुरु में होने वाले एक डिफेंस सिंपोजियम के दौरान डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर रविशंकर एसआर की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बोल्ड क्लेम किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एचएएल की तरफ से डेवलप किए जा रहे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट कैपेबिलिटीज के मामले में फ्रेंच रफाल के बराबर होने वाला और कई मामलों में उसको टक्कर देने वाला है। उनका कहना था कि तेजस मार्क 2 का एडवांस एवियोनिक्स इंडिजिनस सिस्टम और कॉस्ट एफिशिएंसी उसे रफाल का एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर भी बनाने वाला है। लेकिन खास बात यह कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खास करके ट्विटर जिसको अभी एक्स कहा जाता है, इस पर अभी कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 कुछ क्रिटिकल पैरामीटर में रफाल को भी सरपास करने वाला है। अब कुछ लोगों को ये बात शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमें यहाँ पर एक बात भूलना नहीं चाहिए कि रफाल जो है वो 80s के टाइम पर डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, जबकि तेजस मार्क 2 को उससे 20 से 25 साल बाद डेवलप करना स्टार्ट किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों की टेक्नोलॉजी में गैप जरूर होने वाला है। अब जहां तक मेरा मानना है कि तेजस मार्क 2 रफाल से खास करके मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम और ममटी जैसे सिस्टम के सेगमेंट में थोड़ा आगे रहने वाला है, क्योंकि फिलहाल रफाल के साथ कोई भी एआई को पायलट जैसा सिस्टम मौजूद नहीं होता है, जबकि तेजस मार्क 2 के साथ हमें सिस्टम देखने को मिलने वाला है। हालांकि आगे चल के रफाल की F5 वेरिएंट में ये अपग्रेड आने की उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी काफी समय लगने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जहां पर तेजस मार्क 2 रफाल को टक्कर देने वाला है वो ऑपरेशनल कॉस्ट के सेगमेंट में होने वाला है। जैसे कि ये हमारा इंडिजिनस वेपन सिस्टम को कैरी करने वाला, ये हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट और इसकी वेपन पैकेज हमें इंपोर्टेड स्कैल्प और मेट्योर जैसे मिसाइल के मुकाबले काफी सस्ते पड़ने वाले हैं। रफाल और तेजस मार्क 2 के यानी कि दोनों के रडार रेंज में कोई ज्यादा फर्क हमको देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन तेजस मार्क 2 में गैलियम नाइट्रेट बेस्ड एएस रडार का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसका टीआर मॉड्यूल भी रफाल में इस्तेमाल होने वाली गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रडार से काफी ज्यादा होने वाला है, जो कि थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके अलावा अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइल की वजह से पीवीआर रेंज में भी रफाल और तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम स्टैंडर्ड पर रहने वाली है। और जैसे कि डीआरडीओ की तरफ से क्लेम किया गया था कि अस्त्र मार्क 3 का परफॉर्मेंस मेट्योर मिसाइल से 20 से 30% तक बेहतर होने का उम्मीद किया जा रहा है, तो उस वजह से इस सेगमेंट में बीवीआर रेंज में तेजस मार्क 2 के पास थोड़ा एडवांटेज होने की उम्मीद किया जा रहा है। एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन की बात करें तो वहां पर भी ब्रह्मोस एनजी की वजह से तेजस मार्क 2 रफाल की स्कैल्प मिसाइल को आउटपरफॉर्म करने वाला है। तो इन सब कारणों की वजह से अभी जो क्लेम किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 रफाल से बेहतर होने वाला है, तो इसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह कि अभी तक तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में नहीं आया, जबकि रफाल को काफी साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब तक तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में एंटर नहीं करता है, तब तक कोई भी क्लेम करना इतना आसान नहीं होने वाला है। अगला अपडेट डीआरडीओ के VLSR SAM सिस्टम के एक नए ट्रक माउंटेड वेरिएंट की तरफ से। भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क अभी और ज्यादा मजबूत बनने जा रहा है, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से भी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू मिसाइल सिस्टम यानी कि VLSR SAM का एक ट्रक बेस्ड वेरिएंट को डेवलप करने की बात कंफर्म किया गया, जो कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल पर बेस करके अभी बनाया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक इस मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला ट्रायल 2025 की एंड तक या 2026 की शुरुआत में स्टार्ट किया जाने वाला है। ये सिस्टम ओरिजिनली इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया था, जो कि बैरक 1 पॉइंट डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने वाला था, लेकिन अब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इसके लैंड वर्जन को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसे हमारा एग्जिस्टिंग रडार ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान अभी किया जा रहा है, ताकि एयरबेस और हमारे सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशन को एयर थ्रेट से बचाया जा सकेगा। VLSR SAM की टेक्निकल कैपेबिलिटीज के बारे में बात करें तो ये मिसाइल अस्त्र मार्क 1 बीवीआर मिसाइल के ऊपर बेस करके डिराइव किया गया था, जिसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 110 किलोमीटर तक होता है। लेकिन जैसे कि VLSR SAM को ग्राउंड से लॉन्च किया जाएगा, तो उस वजह से इसका रेंज 50 किलोमीटर तक ही सीमित होने वाला है। और फ्यूचर में अस्त्र मार्क 2 वर्जन के साथ इसका जो अपडेटेड वर्जन आने की उम्मीद किया जा रहा है, इसका रेंज 80 किलोमीटर के आसपास एक्सटेंड करने की उम्मीद किया जा रहा है। इसमें डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए इंडिजिनस RF सीकर और मिड कोर्स अपडेटेड डाटा लिंक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसमें लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च जैसे सिस्टम होने वाला है, यानी कि दोनों ही मोड में फायर किया जा सकता है। ये मिसाइल ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और सी स्किमिंग मिसाइल को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया।
अब इनिशियली VLSR SAM को इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया था, जिस वजह से ये कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम था जिसे क्वाड रग कन्फिगरेशन में एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के तौर पर इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन अभी आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से भी इसे अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। तो इसकी एक ट्रक माउंटेड वर्जन को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि एक मोबाइल सिस्टम होने वाला है और अभी इसे एक 8x2 हाई मोबिलिटी ट्रक के ऊपर माउंट किया जा रहा है, जिससे बैटलफील्ड में इसकी रैपिड डिप्लॉयमेंट और रीपोजिशनिंग जैसे कैपेबिलिटी काफी हद तक इंप्रूव होने वाला है। डेवलपमेंट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के लिए ये सिस्टम आकाश और S-400 सिस्टम के बीच का या MR SAM के बीच का एक सिस्टम का टैक्टिकल लेयर प्रोवाइड कर सकता है, जो कि क्रिटिकल एयरवेस और खास करके S-400 सिस्टम की यूनिट को पॉइंट डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पर आर्मी की तरफ से इन सिस्टम को अपने आकाश तीर बैटलफील्ड ग्रिड के साथ कनेक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे रियल टाइम इंटीग्रेशन और मल्टी लेयर की एयर डिफेंस स्ट्रक्चर को और भी मजबूत बनाया जा सकेगा। अगला अपडेट भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के MRO फैसिलिटी की तरफ से है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी ऑफिशियल एक इंडियन प्राइवेट फर्म को सिलेक्ट किया जा रहा है, जो कि रशिया की अल्माज एंटे के साथ मिलकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल जैसे फैसिलिटी को भारत में सेटअप करने वाली है। ये डिसीजन फास्ट ट्रैक मोड में करने का फैसला किया जा रहा है और अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर S-400 सिस्टम की क्रिटिकल कंपोनेंट जैसे कि 92N6E ग्रेवस्टोन रडार, 5P85 TE-23 मोबाइल लॉन्चर सिस्टम और 48N6E और 48N6E मिसाइल का लोकल लेवल पर सर्विसिंग और रिपेयर पॉसिबल होने वाला है। अभी तक जिस इंडियन कंपनी को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया उसका नाम ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक शॉर्टलिस्टेड कंपनीज का लिस्ट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, L&T, टाटा एडवांस सिस्टम और अदानी डिफेंस होने की उम्मीद किया जा रहा है। ये सभी फर्म पहले से ही DRDO के साथ मिलकर एडवांस सिस्टम के ऊपर पहले से ही काम कर चुके हैं और रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ भी ये लोग काम कर चुके हैं। इस MRO फैसिलिटी में अल्माज एंटे का फुल कोलैबोरेशन होने वाला है, जहां S-400 सिस्टम के मेजर मॉड्यूल्स के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री और सेंसिटिव कंपोनेंट हैंडलिंग प्रोटोकॉल को डिफाइन किया जाने वाला है। इसके अलावा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी यहाँ पे पहले से ड्राफ्ट किया जा चुका है, ताकि सिक्योरिटी और सीक्रेसी को मेंटेन किया सकेगा। इस फैसिलिटी का स्ट्रेटेजिक फायदा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं होने वाला, क्योंकि इस फैसिलिटी में भारत के S-400 सिस्टम को मेंटेनेंस और सर्विस को प्रोवाइड करने के बाद फ्यूचर में S-400 सिस्टम की बाकी कस्टमर्स के लिए भी सर्विस और मेंटेनेंस को प्रोवाइड करने का प्लान रशिया की तरफ से किया जा रहा है। और रशिया के प्लान के मुताबिक आगे चल के वियतनाम, इजिप्ट और अल्जीरिया जैसे देश भारत में अपने कंपोनेंट का सर्विसिंग करा सकते हैं। अगला अपडेट भारत के मैरीटाइम सर्विलेंस प्रोग्राम की तरफ से। इंडियन नेवी के लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की फ्लीट को एक्सपैंड करने का जो प्लान था, उसमें अब एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हमको सामना करना पड़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को जिन 6 एडिशनल बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट को ऑफर किया जा रहा था, उसके प्राइस को भी 50% इंक्रीज कर दिया गया। 2021 में एयरक्राफ्ट का कॉस्ट $2.42 बिलियन था, लेकिन वर्तमान के एस्टिमेशन के मुताबिक अब इनका कॉस्ट $3.6 बिलियन तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। ये प्राइस है एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने का नाम पे जस्टिफाई किया जा रहा है, लेकिन भारत के लिए एक बहुत ही टफ फाइनेंशियल डिसीजन होने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक अगर कॉस्ट ज्यादा हुआ तो नेवी 6 एयरक्राफ्ट के बदले 5 एयरक्राफ्ट को खरीदने के बारे में कंसिडर कर सकती है। इंडियन नेवी के पास फिलहाल 12 P-8I एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एडिशनल 6 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के लिए ग्रीन सिग्नल को दिया गया था, लेकिन अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस डील को अप्रूव करने के ठीक बाद ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एयरक्राफ्ट की प्राइस को हाइक करने की वजह से भारत के लिए फाइनेंशियल सेगमेंट में अभी प्रॉब्लम सामने आने की उम्मीद किया जा रहा है। 2021 के डील के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से 6 एयरक्राफ्ट को भारत को सप्लाई करने के लिए अप्रूवल दिया गया था, लेकिन अब 50% के प्राइस इंक्रीज होने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री को डिसाइड करना होगा कि 6 एयरक्राफ्ट को लेना फिजिबल होगा या फिर सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाएगा। यह भी एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत की तरफ से $7.6 बिलियन की रफाल M डील को फाइनलाइज किया जा रहा है और इंडिजिनस प्रोजेक्ट जैसे कि MCA और NASMMR जैसे प्रोजेक्ट में हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली। ऐसे में अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से P-8I डील को इमरजेंसी सप्लाई रिस्पॉन्सिवनेस के साथ लिंक करने का प्लान किया जा रहा है, यानी अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से टाइमली एक्सकैलिबर राउंड्स और बाकी क्रिटिकल सप्लाईज को भारत को डिलीवर करता है, तभी भारत इन्फ्लेटेड कॉस्ट को जस्टिफाई करने वाला है। अभी इंडियन नेवी की तरफ से P-8I के साथ इंडिजिनस NASMMR मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था, जो कि 350 किलोमीटर रेंज का एक एडवांस एंटीसेप मिसाइल होने वाला है। इस इंटीग्रेशन के बाद P-8I की स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी ज्यादा एनहांस होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर अब एक इंटरनल डिबेट भी चल रहा है, जहां इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग और फॉरेन इंपोर्ट के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भारत पे आर्म्स इंपोर्ट पुश करना और भी तेज कर दिया गया था और जनवरी 2025 में ट्रंप और मोदी जी के कॉल के बाद जॉइंट स्टेटमेंट भी आया था जहां पे पीईटा डील को फाइनलाइज करने की अर्जेंसी दिखाई गई थी। साथ ही एक 10 ईयर की डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर भी साइन करने की बात की गई थी, लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के चलते कंसर्न थोड़े बढ़ने लगे कि क्या यूनाइटेड स्टेट के साथ अगर डील किया जाता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में और इमरजेंसी सपोर्ट के मामले ये रिलायबल बन पाएगा, या फिर क्या यूनाइटेड स्टेट के ऊपर भरोसा करना ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा। अगला अपडेट भारत की आर्टिलरी स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ से। दोस्तों 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर ना सिर्फ एक टैक्टिकल सक्सेस था बल्कि इसने हमें एक बहुत ही जरूरी लेसन भी सिखाया था कि मॉडर्न बैटलफील्ड में प्रिसीजन और मोबिलिटी का क्या वैल्यू होता है। मोस्टली हम ऑपरेशन सिंदूर को एयर ऑपरेशन के साथ जोड़ देते हैं जिसमें हम इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक के बारे में बात करें, लेकिन असल में इस दौरान हमारी आर्मी की तरफ से भी काफी हेवी फायरिंग को वहां पे किया गया था, जिसमें आर्मी की तरफ से एलओसी के उस पार मौजूद टेरर लॉन्च पैड्स को टारगेट करने के लिए एक्सकैलिबर अम्युनिशन का इस्तेमाल किया गया था। ये एक्सकैलिबर अम्युनिशन जिसे रिथियोन और बीआई सिस्टम की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया, ये एक 155 mm स्टैंडर्ड की जीपीएस गाइडेड आर्टिलरी सेल होता है जिसका रेंज 40 से 50 किलोमीटर तक हो सकता है और इसकी एक्यूरेसी 15 मीटर से लेके 20 मीटर के बीच ही होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन मुनीशन को इस्तेमाल करके टेरर लॉन्च पैड्स को और हाइडआउट्स को और पाकिस्तान के कमांड पोस्ट को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पर स्ट्राइक किया गया था। ये कन्वेंशनल आर्टिलरी सेल के कंपैरिजन में थोड़ा अलग होता है जहां रैंडम सेलिंग के बजाय प्रिसिशन स्ट्राइक किया जाता है, स्पेशली एलओसी और रग टेरेन में जैसे कंटेस्टेड जोन में। ये टेक्नोलॉजी भारत के काउंटर टेररिज्म एफर्ट को और भी लीथल और एथिकल बनाने वाला है। फिलहाल भारत के पास एक्सकैलिबर राउंड की लिमिटेड स्टॉक मौजूद है और 2016 में M777 गन की डील के साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स से इनको खरीदा गया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इनको हेवीली इस्तेमाल किया गया था तो इंडियन आर्मी की तरफ से अभी एडिशनल एक्सकैलिबर एमुनिशन को खरीदने के लिए अर्जेंसी दिखाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में भी इसकी कैपेबिलिटी को सस्टेन किया सके। अब एक्सकैलिबर एमुनिशन को खरीदने के अलावा सेम स्टैंडर्ड की गाइडेड आर्टिलरी राउंड को भी भारत में ही अभी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है जिसे स्मार्ट प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन यानी कि SPGM का नाम दिया जा रहा है, लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंटल फेज में और इसको भी मैच्योर होने में थोड़ा वक्त लगने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।